हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लोग सी सेट पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं भाई। ठीक है, आप लोगों को पता ही है बहुत सारे सेट्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग बस इसको क्रोनोलॉजिकल फॉलो करते जाइए। जो भी सेट्स आपके सामने अवेलेबल हैं आप पढ़ते जाइए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए। थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है भाई। एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आता है प्रेशर बढ़ जाता है हमारे ऊपर। ठीक है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है? तो विवाहित जोड़ों में 4 व्यक्ति ए बी और सी डी शामिल हैं। दोनों महिलाएं अपने अपने पति से छोटी हैं। ए चारों में सबसे ऊंचा, यानी कि लंबाई की बात हो रही है ना। सी बी से लंबा है, सी बी से लंबा है। ठीक है, और जो पति हैं वो लंबे और पत्नियां छोटी हैं हाइट में, है ना, ये ध्यान देना। डी बी का भाई है। डी भाई है किसका? बी का। बी इसकी बहन। एक फीमेल तो हो गई बी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सी भी फीमेल है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं? क्योंकि भाई ए तो सबसे ऊंचा है ना, तो ए की हाइट तो सबसे ज्यादा है, तो ए तो मेल है। तो और मेल कौन हो गए? ए मेल हो गया, और डी जो है वो भी मेल है। ठीक है, पति पत्नी की बात आई है। पति पत्नी कौन है? अब मुझे एक बात बताओ यार, ए और डी। ए की बीवी तो होगी बी, डी की बीवी होगी सी। ये पति होगा, ये पत्नी होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? सी पत्नी होगी और डी पति होगा। ऐसा हम क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि बी डी की बहन है। अगर बी डी की बहन है तो भाई सिर्फ ए की पत्नी हो सकती है। ठीक है, ए की बचता है हमारे पास। तो इसके आधार पर हमको ऑप्शंस के थ्रू जाके उसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। क्या क्या कह रहा है वो? चारों का पारिवारिक संबंध है, बिल्कुल। देखो डी और ए बहन भाई है, डी और बी बहन भाई है, तो पारिवारिक संबंध तो है चारों का। ठीक है, चारों का पारिवारिक संबंध हो गया। पहला कॉन्सेप्ट सही है। हमें आंसर किसका निकालना है? जो कथन सच नहीं है, कथन जो असत्य है। बी चारों में सबसे छोटा है। बी चारों में सबसे छोटा, ये देखना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ा ए, उससे छोटा होगा डी, क्योंकि डी मेल है। उससे छोटा होगा सी, और सबसे छोटी होगी बी। बिल्कुल सच बात है ये। बी सबसे छोटा होगा, है ना, समझ रहे हो ना। दे रखा है ए सबसे बड़ा है, डी का नंबर आएगा, डी मेल है। उसके बाद सी बी से बड़ा है, ये भी दे रखा है, तो सी बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा कौन रह गया हमारे सामने? बी रह गया सबसे छोटा। सी डी से लंबा है। सी क्या डी से लंबा हो सकता है? नहीं, क्योंकि सी तो पत्नी है, तो ये लंबा नहीं हो सकता। तो सी ऑप्शन जो होगा वो ये आंसर है। यही कथन सत्य नहीं है। लास्ट क्या पूछ रहा है वैसे? ए बी का पति है, बिल्कुल सच बात है। यानी कि बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है, सिर्फ एक ऑप्शन गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो पुरुष हैं अनिल और डेविड, और दो महिलाएं हैं शबनम और रेखा। एक बिक्री समूह में है, केवल दो तमिल बोलते हैं, अन्य दो मराठी बोलते हैं, और केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकते हैं। शबनम मराठी बोलती है, अनिल तमिल बोलता है, और रेखा और डेविड दोनों जो है ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके लिए तो देखो एक टेबल टाइप से बनानी पड़ेगी हमको। एक अनिल है, डेविड है, और शबनम है, और रेखा। ठीक है, और कार ड्राइव कर सकते हैं। कोई मराठी बोल सकता है और कोई तमिल बोल सकता है, यानी कि इन पे कार्यक्रम है पूरा। केवल एक पुरुष और एक महिला कार चला सकते हैं। शबनम मराठी बोलेगी, शबनम मराठी बोलेगी, तो शबनम मराठी वाले पे टिक कर दो। शबनम जो है वो मराठी बोलती है। ठीक है, अनिल तमिल बोलेगा, अनिल जो है तमिल बोलेगा। ठीक है, रेखा और डेविड, रेखा और डेविड दोनों कार ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य है निकालना पड़ेगा, है ना। पहला देखते हैं, दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं। दोनों तमिल भाषी, देखो एक चीज समझना आप यहां से। एक तमिल भाषी तो ये हो गया। अब एक तमिल भाषी या तो डेविड होगा या रेखा होगी, क्योंकि शबनम तो मराठी बोलती है। ठीक है, तो दोनों तमिल भाषी कार चला सकते हैं। पहला ही गलत हो गया, अनिल ही कार नहीं चला पाता, पहला गलत हो गया। सेकंड देखो, दोनों मराठी कार चला सकते हैं? नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि मराठी है, कार नहीं चला सकती। जो लोग कार चला सकते हैं वे दोनों मराठी हैं। अब देखो वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक मराठी तो शबनम है ना, शबनम कार नहीं चलाती। ठीक है, कार चलाने वालों में से एक तमिल बोलता है। कार चलाने वालों में से एक तमिल जरूर बोलेगा, क्योंकि या तो डेविड तमिल बोलेगा या तो रेखा तमिल बोलेगी। इनमें से एक तमिल बोलेगा, और दोनों ही कार चलाते हैं।
ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वही करेक्ट होगा, डी ऑप्शन ही करेक्ट हो पाएगा। समझे ना? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है काफी, है ना? समझने वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा। दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं है, एक बार रिपीट करके इसको देख लेना, समझ में आ जाएगा तुम लोगों के, ठीक है ना? आगे देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे। ये एक पैराग्राफ है, इसको पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने वाले बीज संस्थागत, संरचनात्मक और राजनीतिक बाधाओं के तहत मानव विकास को बढ़ावा देने वाले व्यक्ति समूह और नेता। लेकिन अनुभव मानव विकास के लिए एक उपयुक्त एजेंडा को आकार देने के लिए व्यापक सिद्धांतों का सुझाव देता है। कई दशकों के मानव विकास के अनुभव से एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि विशेष रूप से आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना समस्याग्रस्त है, जबकि हमें स्वास्थ्य, शिक्षा को बढ़ावा देने के बारे में अच्छी जानकारी है। वृद्धि के कारण बहुत कम है और विकास अक्सर मायावी है। इसके अलावा विकास पर असंतुलित जोर अक्सर नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों और प्रतिकूल वितरण प्रभावों से जुड़ा होता है। चीन का अनुभव अपने प्रभावशाली विकास रिकॉर्ड के साथ इन व्यापक चिंताओं को दर्शाता है और संतुलित दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करता है, जो मानव विकास के गैर आय पहलुओं में निवेश पर जोर देता है। ओके, चलो भाई देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इस पर बेस्ड। ठीक है, ऊपर अनुच्छेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विकासशील देशों में मानव विकास और नीति विकल्पों के लिए एक बी संस्थागत ढांचे की आवश्यकता है। जरा बताओ भाई, मानव विकास और आर्थिक विकास हमेशा सकारात्मक रूप से संबंधित नहीं होते। ये तो सच बात लग रही है वैसे थोड़ी सी, इसको भी रोक लो। केवल मानव विकास पर ध्यान केंद्रित करना आर्थिक विकास का लक्ष्य होना चाहिए। देखो ये तो बात गलत है इसमें, है ना? तो तीन गलत है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब आइदर वन और टू में सिर्फ टू सही हो सकता है, जिसके बारे में बात हुई है, तो वन तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, अब लौट के देख लो एक बार, बी संस्थागत किसने किसने मांग की थी? व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देने के लिए, है ना? आर्थिक विकास की बात नहीं है, बी संस्थागत व्यक्तिगत की बात की गई है, तो पहला भी गलत हो गया, है ना? बस एक बचेगा और उसका सही होना उसकी मजबूरी हो जाएगा, फिर ओनली ऑप्शन नंबर टू बचेगा। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? सेकंड पे आ जाओ, क्या कह रहा है? निम्नलिखित धारणाएं बनाई गई हैं। आर्थिक विषमता में कमी सुनिश्चित करने के लिए उच्च आर्थिक विकास आवश्यक है। पर्यावरणीय क्षरण कभी कभी आर्थिक विकास का परिणाम होता है। उपरोक्त पैराग्राफ के अनुसार हम लोगों को इसकी वैल्यू निकालनी है। तो भाई एक बार पैराग्राफ पे लौटना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एक बार सही से। ठीक है, देखो जरा, इसके अलावा विकास पर असंतुलित जोर अक्सर नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों और प्रतिकूल वितरण प्रभावों से जुड़ा होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये इसके बारे में तो बात नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है? सेकंड ऑप्शन के बारे में बात कर रहा है। तो ये सही होगा अपना ओनली टू। अब जिनको लग रहा है कि सही नहीं है, क्या है, कैसे कर दिया, एक बार भाई उनको पढ़ना पड़ेगा, है ना, ढंग से। पर ढंग से पढ़ना आपको समझ में आएगा। और कोशिश हमेशा ये रहनी चाहिए कि एक बार में थोड़ा सही पढ़ लो, है ना, दोबारा ना लौटना पड़े, है ना। और पैराग्राफ ऐसे तुम्हारे सामने होगा, पेपर जब अटेम्प्ट कर रहे होगे तो पैराग्राफ सामने रहता है, तो फिर उसको सही करना आसान हो जाता है, ज्यादा आसान हो जाता है। अब यहाँ तो क्या, पहले क्वेश्चन, अब क्वेश्चन आ गए तो फिर पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ है तो क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ थोड़ी सी मुश्किलातें आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि आप लोगों को कुछ ऐसी चीज बताने की कोशिश करूँ कि एलिमिनेट जरूर कर सको ऑप्शंस को, है ना। एक ऑप्शन देखो गलत हो जाने पे क्या होता है, सारे के सारे दो दो ऑप्शन तो कम से कम गलत हो जाते हैं, एक एक पकड़ने पर पॉइंट, है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। मीन्स ये तुम्हारे फर्स्ट पेपर में भी काम आती है चीज। तुम्हें गलत पता हो जाए ना, इसमें ये गलत है या ये सही है, तो गलत वाला पता होने पर ज्यादा अच्छा रहता है, गलत वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है ना। अब क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है ए बी और सी प्रत्येक के पास 100 रुपए हैं। ए बी सी डी है, हर एक के पास 100 है। ए बी को 20 रुपए का भुगतान करता है, जो सी को 10 रुपए का भुगतान करता है, जिसे डी से 30 रुपए मिलते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैं तुमको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, लिख लिया करो। ए बी सी और डी, ए को 100 मिलते हैं, इसके पास 100 रुपए हैं, सी के पास भी 100 रुपए और डी के पास 100 रुपए। अब जो जिसको दे रहा है उसमें से माइनस करते जाओ, दूसरे में प्लस करते जाओ। ए बी को 20 का भुगतान करेगा, तो ए में से 20 निकल गए, बी के पास पहुंच गए।
जो सी को 10 रुपए देगा तो सी को 10 रुपए कौन दे रहा है? बी। यहां से निकल के यहां पहुंच गए। जैसे डी से 30 रुपए मिलते हैं, डी 30 रुपए यहां से निकाल के यहां दे देता है। अब इनके पास कितने कितने ये ऐड कर लो। ये 80 रुपए लेके बैठा है, ये 110 रुपए लेके बैठा है, ये 140 और ये 70। आई ना बात समझ में? मतलब जब भी इस तरह के क्वेश्चन तुमको दिखाई दे, छोटा बड़ा वाला कंक्लूजन करवाना है और एक ने उसको दे दिया, इसने उसको दे दिया, तो हमेशा कोशिश करो कि इस तरीके से बना लो अपना आराम से, है ना? इस तरीके से बन जाएगा तो तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा इजीली। अब क्या पूछ रहा है? सी इज द रिचेस्ट। बिल्कुल सच बात है, सी रिचेस्ट है भाई। सबसे ज्यादा पैसे वाला कौन दिखाई दे रहा है? सी दे रहा है, देख लो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। अब डी इज द पुअर मोस्ट, बिल्कुल सही है भाई, ये भी पुअर मोस्ट भी है भाई, डी सबसे कमजोर बेचारा यही है। सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी हैव टुगेदर। अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है? ओहो हो, तो सही वाले तो दोनों सही हो गए तो। बी इज रिचर देन डी, डी डी से रिचर भी है, ये भी सही है। तो एक ऑप्शन बच रहा है अपने पास, कौन सा? सी ऑप्शन। सही नहीं बताना है भाई, सी ऑप्शन है आंसर। सी हैज मोर देन व्हाट ए एंड डी। ए और डी के पास कुल मिला के कितने भाई? देखो, ए के पास 80 रुपए, डी के पास 70 रुपए। ए के पास 80 और डी के पास 70, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए ए और डी के मनी को, तो कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपए। और सी के पास है 140। सी के पास कम है, मोर नहीं है, लेस है। तो यही ऑप्शन है ऐसा जो कि सही नहीं है। समझ गए ना? कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में यार, इजी है काफी। ठीक है, क्या कह रहा है भाई? A father is 9 times as old as his son, and mother is 8 times as old as the son. The sum of the father's and mother's age is 51 years. What is the age of son? अब तुम इस क्वेश्चन को भी भाई सोचो, कितना सिंपल क्वेश्चन है यार, बहुत ही एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। एक बेटा है, सन, अगर सन की एज एक्स है तो फादर की एज कितनी हो जाएगी भाई? इससे 9 गुनी कितनी हो जाएगी? 9x। और मदर की एज कितनी हो जाएगी? बेटे की 8 गुनी है, 8x। मम्मी और पापा की एज मिला के कितनी है? मदर और फादर को अगर मैं ऐड कर दूं, कितना है? 51 ईयर्स। मदर की एज 8x है और फादर की 9x है, ये 51 के बराबर आ रहा है। तो 17x की वैल्यू 51 हो जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 ईयर्स। तो जो बच्चा है इनका वो कितने साल का हो गया? 3 साल का। बच्चा कितने साल का? 3 साल का। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ गई होगी, है ना? बहुत सिंपल है। कितने का हो जाएगा? 3 ईयर्स का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक इलेक्शन हो रहा है, उसमें 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। वन गेट्स 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स। टोटल वैलिड वोट जितनी भी है उनका 55% लेकर आता है एक व्यक्ति, ठीक है। ओके, 20% वोट इनवैलिड है, 20% इनवैलिड हो गई भैया, ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितनी है? 75 100, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट वाज। अदर कैंडिडेट को कितनी वोट मिली? अब इस क्वेश्चन को देखो, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। 7500 लेके कर लो तो भी हो जाएगा सॉल्व। तो मैं 7500 लेके दिखा देता हूँ तुमको, उससे ही कर लेना, उससे ज्यादा आसान पड़ जाएगा आप लोगों को, है ना। टोटल वोट्स जो है, कुल मत जो है वो है 7500। अवैध कितने हो गए? 20%। 20% इसमें से निकाल दो कुल मतों में से, तो 7500 का 20% कितना हो जाएगा भाई? 1500 हो जाएगा, ठीक है। 1500 वोट निकाल दो इसमें से, तो 7500 में से अगर मैं 1500 वोट निकाल दूं तो मेरे पास बचती है 6000 वोट। और ये हमारी क्या बनती है? वैध मत। जिनको लगेगा मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं इसको, एक बार रिकॉर्डिंग को, है ना। एक बार रिपीट कर लेना, उसको देख लेना आराम से, है ना। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो 6000 वैध मत है। फिर क्या कह रहा है? वैध मतों का एक को मिलता है 55%, तो दूसरे को कितना मिलेगा भाई? 45%। एक को तो वैध मतों का मिलता है 55%, तो दूसरे को कितना मिल जाएगा? 45%। अब ये पूछा दूसरे वाले को कितना मिला? 45%। तो 6000 का 45% निकाल दूं? 6000 का 45% निकाल दो, 6 पंजे 30 और 6 चौके 24 और 3 27। कितने आ जाएंगे भाई? 2700 मत आ जाएंगे। तो ये तो आ गया आंसर इसका। समझो ध्यान से बात को, क्या कह रहा था ये, यहां पर देखो ध्यान से। जितनी वोट थी 7500, उनमें से 20% हो गई अवैध। 7500 की 20% निकाल दो, हमारे पास बची 6000 वोट।
6000 वोट पर काउंटिंग हुई। इन 6000 जो वैलिड वोट्स हैं इनमें से 55% ले गया वैध मतों का, इनमें से 55% ले गया विजेता, तो 45% कौन ले गया? हारने वाला। अब भाई यही पूछा है हमसे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का और भी तरीका हो सकता था, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से समझना है ना, कि अगर मैं कहता मेरे पास 100 वोट है तो 100 से लेकर भी तुम कर सकते थे, 100 में 100 वोट थी मेरे पास, ठीक है, और 7500 है, सॉरी 7500 दे रखी, 7500 ले लो, 7500 वोट हमारे पास है, 20% वोट अवैध रह गई, हमारे पास कितनी रह गई भाई? 80% वोट रह गई। ये पहला मेथड था, ये सेकंड मेथड है सॉल्व करने का। 20% वोट अवैध हो गई, अगर टोटल वोट 100% होती है उनमें से 20% अवैध होंगी तो हमारे पास कितनी रह गई? 80% रह गई, 80%। तो 80% वोट अगर हमारे पास रह गई, उसमें से भी 55% विजेता ले गया, तो 45% कौन ले जाएगा भाई? हारने वाला ले जाएगा ना। यही आंसर आएगा अपना, इसी को सॉल्व कर लो। ये 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगी, 5 से 20 बार, और 5 से ये 9 बार, और 2 से ये 4 बार, ठीक है। 75 गुणा 4 कितने होते हैं? 300। 300 गुणा 9 कितने होते हैं भाई? 2700। तो एक ही लाइन में भी सॉल्व कर सकते हैं हम, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे समझ जाओगे मैंने क्या करने की कोशिश की है। तो ये क्वेश्चन में बहुत कम टाइम लगेगा तुमको। 7500 थे, उनमें से 20% निकल गए तो कितने रह गए? 80%। 80% में से भी कितने मिलेंगे? अब हमें 45%। खत्म। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिक्सचर है शराब और पानी का, 4:3 में दे रखा है ये। इस मिश्रण में 5 लीटर पानी डाल दिया जाता है, तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो एल्कोहल की मात्रा इसमें हमको ज्ञात करनी है ना। तो एल्कोहल की मात्रा कैसे निकालें भाई? देखो ध्यान से, एल्कोहल है और वाटर है, तो ये कितना हो जाएगा? एल्कोहल 4:3 हो जाएगा, 4:3। ये कह रहा है कि यहाँ पे मैंने 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो ये रेशो जो हो गया वो हो गया 4:5। अब देखो इस क्वेश्चन को करना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पर सबसे आसान चीज क्या है कि एल्कोहल जितना पहले था, एल्कोहल उतना ही है अब भी। भाई हम तो सिर्फ पानी मिला रहे हैं ना, हमने एल्कोहल तो मिलाया नहीं। जब हम अगर पानी मिला रहे हैं तो सिर्फ पानी की ही क्वांटिटी पे फर्क पड़ना चाहिए। एल्कोहल जितना पहले था उतना ही अब है, तो एल्कोहल पहले भी 4 था, अब भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 3 से वैल्यू पहुंच रही है 5 पे, यानी कि कितने का इंक्रीमेंट है? एक्चुअल में 2 का। और ये 2 की वैल्यू कितने के बराबर है? 5 लीटर के बराबर। 2 की वैल्यू कितने के बराबर आ गई भाई? 5 लीटर के बराबर आ गई। तो एल्कोहल कितना है हमारे पास? 4 है ना, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2 गुणा 4, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा भाई? 10 लीटर। कितना आ जाएगा? 10 लीटर आ जाएगा। आई बात समझ में? नहीं आई? एल्कोहल का और पानी का रेशो पहले 4:3 है, फिर 5 लीटर पानी मिला दोगे तो ये 4:5 हो जाएगा। अब एल्कोहल तो हमने चेंज किया नहीं ना, 4 का 4 ही था। पानी 3 से 5 हुआ, पानी 2 बढ़ा, 2 बढ़ के कितना हो गया? 5। 2 की वैल्यू 5, तो 4 की वैल्यू कितनी आ गई? 10 लीटर आ गई। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। रीना ने एक लोन लिया 1200 रुपए का, ठीक है, साधारण ब्याज पे लिया, और ब्याज की दर और वर्षों की संख्या समान है, और साल के अंत में उसको ब्याज देना पड़ा, मतलब जो अवधि थी उसमें 432 रुपए ब्याज देना पड़ा, तो ब्याज की दर क्या होगी? अब एक तो तरीका है कि मैं ऑप्शन उठा के चेक कर लूं। ब्याज की दर और समय दोनों बराबर दे रखे हैं, यानी कि सालों की संख्या और ब्याज की दर दोनों बराबर दे रखी है मुझे। पहले तो आप लोगों को पता है क्या पता होना चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट क्या होती है भाई? साधारण ब्याज P इंटू आर इंटू T/100 होती है, यानी कि मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। ये होती है कि नहीं होती साधारण ब्याज? सबको पता होना चाहिए। ये कह रहा है कि रेट जो है, हमारी दर जो है और टाइम जो है, दोनों बराबर है, या दर और समय दोनों बराबर दे रखे हैं। तो दर को मैंने x ले लिया और टाइम को भी x ले लिया मैंने। दर और समय दोनों क्या है? बराबर है, तो दोनों को x x ले लिया मैंने। अब क्या करना है मुझे? साधारण ब्याज मेरे पास है 432 रुपए, तो प्रिंसिपल मेरा कितना? 1200 रुपए, गुणा रेट कितना है x, और ये कितना है x डिवाइड बाई क्या है? 100, और ये वैल्यू कितने के बराबर आ रही है? 432। 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देना, 12×3 = 36 और 12×3 = 72। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आ रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 6 आ जाएगी ना।
तो ब्याज की दर और वो दोनों एक ही है, तो कितना हो जाएगा? 6% पर एनम हो जाएगी, 6% वार्षिक हो जाएगी। कर लोगे इजीली, 6% वार्षिक आएगी, इसके अलावा नहीं आ सकती कुछ भी। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्रिश इज 5 ईयर यंगर देन पार्थिव। क्रिश और पार्थिव की जो एज है उनका डिफरेंस है 5 साल। 8 years ago, 3 times the age of Krish was 10 more than twice the age of Parthiv। ओहो, चलो तो भाई अब करना पड़ेगा इसको सॉल्व। 8 साल पहले जो क्रिश की एज थी, आज क्रिश की एज मैंने कितनी मानी? के, तो 8 साल पहले कितनी हो जाएगी? K-8। 8 साल पहले जो क्रिश की एज थी उसका 3 गुना। पार्थिव की जो एज थी, पार्थिव की 8 साल पहले एज कितनी होगी? 8 साल के दुगने से 10 अधिक थी। was 10 more than twice the age of पार्थिव। क्रिश की प्रेजेंट एज निकालनी है, ये वाले हमें निकालना है भाई। एक इक्वेशन तो ये बनेगी और एक इक्वेशन यहां से बनाते हैं। 3K-24 इज इक्वल टू हो जाएगा 2P-16 प्लस 10। फाइनली मुझे क्या मिलेगा? 2P-3K इज इक्वल टू -24 प्लस 16-10। तो 2P-3K की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 24। 10 कितने हो जाएंगे? 34। 34 में से 16 निकलेंगे तो बचेंगे 18, -18 आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन आ जाएगी ये। ठीक है, अब क्या करना है तुमको? तो सॉल्व करना है। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। तो वर्तमान आयु निकालनी है हमको। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसकी निकालनी है ना हमें। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2P-2K इज इक्वल टू 10। और यहाँ मिलेगा तुम्हें 2P-3K इज इक्वल टू 18, -18 ईयर्स। क्या करोगे भाई? माइनस कर देना, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 - 2 कितना हो जाएगा? के बचेगा। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 और 8, 18 और 10, 28 साल। कितने साल का आ जाएगा क्रिस हमारा? 28 साल का। कितने साल का हो जाएगा? 28 साल का। करना पड़ेगा, ठीक है ना? एक बार इसकी इक्वेशन को देखना, इक्वेशन देख लेना, इक्वेशन देख लेना। 8 साल पहले ये इतने साल के हो जाएंगे दोनों। आज अगर प्रेजेंट में इसकी एज के है, इसकी एज पी है, तो 8 साल पहले इसकी K-8 हो जाएगी, इसकी P-8 हो जाएगी। तो 8 साल पहले की क्रिस की एज का 3 गुना जो होगा वो पार्थिव की एज के 3 गुने से 10 ज्यादा होगा। ये इक्वेशन 2 हमको बनानी पड़ेगी इसको सॉल्व करने में, है ना? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहा है मैंग्रोव जो है हर साल प्रति एकड़ में कई टन पत्तियां गिरा सकते हैं। कवक और बैक्टीरिया इस पत्ती के कूड़े को तोड़ते हैं, ओके, डिकम्पोज जो कर जाते हैं, ठीक है, और इसका उपभोग करते हैं। और फिर वे छोटे कीड़े और क्रस्टेशियन द्वारा सेवन किए जाते हैं, जो बदले में छोटी मछलियों को खिलाते हैं, जो बड़ी मछलियां और पक्षी और मगरमच्छ को खाते हैं। ये मतलब कि एक फूड चेन जो है उसके बारे में हम हमसे बात करें। जैसे मैंग्रोव कहाँ मिलते हैं? मिली इंडिया में मैंग्रोव, दक्षिण वहां पे भी मिलते हैं, वैसे दक्षिण सॉरी गुजरात में मिलते हैं, और यहाँ पे तुम्हारे सुंदरबन में पूरे मैंग्रोव ही हैं। सॉल्ट वाटर में होते हैं मैंग्रोव, है ना? अब क्या कह रहा है, उपरोक्त कथन में से कौन सा सबसे अधिक तार्किक है? ठीक है, कथन तुमने पढ़ लिया होगा। तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के बिना खाद्य श्रृंखला हो नहीं सकती, ऐसा कुछ कहा है क्या इसने? नहीं कहा ना, तो गलत कर दो सीधे। कुछ नहीं कहा है इस तरीके की तो कोई बात हमसे की ही नहीं है इसने। दूसरा क्या है? मैंग्रोव सभी समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का एक आवश्यक घटक है। ये बात कुछ कह रहा है क्या? तटीय खाद्य श्रृंखलाओं में मैंग्रोव की महत्वपूर्ण भूमिका, यही आंसर आएगा। एक तट पे तो होते हैं, बीच में थोड़ी होते हैं। की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, बाकी कुछ नहीं होगा इसमें, देख लेना तुम। समुद्री वनस्पतियों और जीवों की संरचना मोटे तौर पर मैंग्रोव द्वारा निर्धारित की जाती है, कुछ ऐसा है नहीं है, ये भी नहीं है। सिर्फ हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, और उसका सही होना उसकी मजबूरी भी है, और कोई ऑप्शन सही नहीं हो सकता ना। समझ गए इस बात को? बढ़ जाए फिर आगे, क्या कह रहा है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कई लोगों को लगता है कि अगर हम हथियार निर्माण पर अपने रक्षा खर्च में कटौती करते हैं
तो हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति का माहौल बना सकते हैं। ओके। बाद में संघर्ष को कम कर सकते हैं, युद्ध की स्थिति पैदा नहीं कर सकते, पैदा नहीं होने दे सकते, मतलब कहने का ये होगा इसका, है ना। ऐसे विचारों की घोषणा करने वाले लोग या तो युद्ध के शिकार होते हैं या झूठे तर्क के प्रचारक होते हैं। अब ये एक्चुअल में ये बात कह दी है बाद में, जो लाइन में कह दी ना बाद में, इसके आधार पे हमको पकड़ना पड़ेगा क्वेश्चन को, है ना। जो लास्ट लाइन कह दी इसने, उपरोक्त कथन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक मान्य धारणा होगी। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हमारे द्वारा हथियार प्रणालियों का निर्माण हमारे पड़ोसियों को हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया गया ना, ये नहीं है। हमारे द्वारा हथियार निर्माण पर अधिक खर्च करने से हमारे पड़ोसियों के साथ सशस्त्र संघर्ष की संभावना कम होगी। यही बात तो कहना चाह रहा है ये, और देख लेते हैं आगे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों का होना आवश्यक है, ऐसी बात नहीं है। भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि हम अपने संसाधनों को हथियार निर्माण पर बर्बाद करने नहीं। सिर्फ और सिर्फ कौन सी मान्यता होगी, सेकंड बी। बहुत ध्यान से सोचना मैंने क्यों लगाया है ये ऑप्शन। ठीक है, यही ऑप्शन आएगा इसका आंसर। इसने इसकी खिल्ली उड़ा दी ना लास्ट वाली लाइन में, ऐसे विचारों की घोषणा करने वाले लोग या तो युद्ध के शिकार होते हैं या झूठे तर्क के प्रचारक होते हैं। यानी कि इसके विपरीत बात है ये जो बात कह रहे हैं इसके विपरीत है मामला। और इसके विपरीत क्या है कि अगर हमारे पास हथियार होंगे बढ़िया कैटेगरी के, दूसरा डरेगा लड़ने में, एक बार सोचेगा लड़ने से पहले हमसे। ठीक है ना। चलो तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।